नमस्कार। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस 2026 में मुख्य अतिथि के बारे में। इस बार गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि में पहली बार यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा होना शेष है, लेकिन फिलहाल इसके लिए जो औपचारिकताएं होती हैं वो की जा रही हैं और ये पूरी उम्मीद है कि यूरोपीय संघ के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो इस बार गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि होंगे। अब इसकी आधिकारिक घोषणा नई दिल्ली और ब्रुसेल्स दोनों से जब कर दी जाएगी तो ये बात पुख्ता हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये लगभग कंफर्म होता है कि ऐसा हो ही जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के वो मुख्य अतिथि हमारे कौन से हैं और इनको मुख्य अतिथि बनाए जाने के पीछे के क्या कारण है, क्या निहितार्थ है, उसको भी समझते हैं। तो देखिए कौन होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि। दो लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक महिला है, एक पुरुष है। ये दोनों ही लोग यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे बैठे हैं। अब देखिए उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये जो महिला आपको दिखाई दे रही हैं, इनका नाम है। और ये क्या है, तो ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। और दूसरे व्यक्ति जो दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर, जो पुरुष हैं, वो एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय काउंसिल, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। अब नई दिल्ली और ब्रुसेल्स द्वारा आधिकारिक घोषणा जब हो जाएगी तब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि इन्हीं लोगों के द्वारा गणतंत्र दिवस जो समारोह है उसके मुख्य अतिथि का जो पद है वो सुशोभित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के तौर पर ये यहाँ पर उस समारोह में शामिल होंगे। अब भारत सरकार के लिए ये क्या होता है, एक प्रकार का प्रतीकात्मक और इसका रणनीतिक इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि हमारी जो विदेश नीति है वो किस दिशा में जा रही है, हमारी रणनीतिक साझेदारी किसके साथ बेहतर हो रही है, हमारे आर्थिक हित कहाँ से जुड़े हुए हैं और साथ साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है उसकी दिशा क्या है। तो हम अगर यूरोपियन यूनियन की तरफ देख रहे हैं तो भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में इस कदम को एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, इसलिए इसका महत्व है। अब देखिए भारत और यूरोपियन यूनियन की अगर बात करेंगे तो इसका प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व तो है ही। प्रतीकात्मक रूप से जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो इस बात का द्योतक होता है कि हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारी रणनीतिक साझेदारी हो, चाहे हमारे आर्थिक हित हो या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, ये इस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन की तरफ हम देख रहे हैं। इसका महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है कि अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो फरवरी 2025 में अभी हमारी जो पृष्ठभूमि रही है उस पृष्ठभूमि पर आप नजर डालें तो यूरोपियन यूनियन के साथ हम थोड़ा बेहतर संबंध को बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। क्यों? क्योंकि इधर भी जो अमेरिका का जो ट्रेड वार था, जो टैरिफ लगाने की उसकी जो गतिविधि थी, उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जो है वो भी हम पर विश्वास करना चाहता है और हम भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एक विकल्प तैयार रखना चाहिए। अब हाल ही में आप देखेंगे तो फरवरी 2025 में यूरोपियन यूनियन जो कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स हैं उनकी भारत यात्रा हुई। साथ ही साथ इससे क्या हुआ कि उससे भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में तेजी आई। फिर अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ ने नई रणनीतिक एजेंडा को भी मंजूरी दिया है हाल ही में। इसकी वजह से भी दोनों के बेहतर होते संबंधों की दिशा में आगे देखा जा रहा है। तो पृष्ठभूमि के तौर पर आप देखें तो इसका दोनों का एक दूसरे के करीब आना जारी है। अब इसमें रणनीतिक एजेंडा हो गया, चाहे कमिश्नर्स की भारत यात्रा हो गई, या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मुक्त व्यापार समझौता। अब देखिए अभी हाल ही में आप सहयोग के क्षेत्रों के अंतर्गत देखें तो मुक्त व्यापार जो समझौता है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में वो अंतिम रूप देना इसका लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि भारत और ईयू मुक्त व्यापार समझौते की जो प्रगति है उसको दिसंबर तक जाके इसके कुल 23 अध्याय हैं और इस 23 अध्याय में से लगभग जो आधे हैं यानी कि 50% है उस पर सहमति बन गई है। कुछ एक सेक्टर हैं जिस पर सहमति भी बनना शेष है, तो उस पर भी सहमति बनाने के लिए एक लक्ष्य तय किया गया है कि जल्दी से जल्दी इस पर सहमति बना ली जाए, क्योंकि जनवरी में 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसी समय आप देखेंगे कि भारत और यूरोपियन यूनियन का शिखर सम्मेलन भी उसी के साथ होगा और ये लक्ष्य तय किया गया है कि उसके होने से पहले ही इन बाकी जो एफटीए की जो शर्तें हैं उस पर भी राजी हो लिया जाए। तो हम कह सकते हैं कि इस दिशा में भी एफटीए के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप देखिए तो प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के लिए भी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर देखें रक्षा सुरक्षा में भागीदारी भी लोग दोनों की बढ़े, इसके लिए भी करीब आ रहे हैं और विशेष रूप से जन यानी लोगों के बीच में गहराई से दोनों यूरोपियन यूनियन और भारत के लोगों के बीच में गहराई से जुड़ाव हो, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अब यूरोपियन यूनियन का जो शिखर सम्मेलन है भारत के गणतंत्र दिवस के साथ ही आयोजित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के समय में हम कहेंगे कि यूरोपियन यूनियन के जितने शीर्ष नेता होंगे वो यहां पर उपस्थित होंगे। तो ये एक अवसर होगा, इन शीर्ष नेताओं का उपस्थित होना इस बात का अवसर होगा कि हम आतिथ्य के साथ साथ क्या करें, अपने रणनीतिक संबंधों को बेहतर बनाएं और हम जो एक विकल्प तलाश रहे हैं उस विकल्प की क्षतिपूर्ति हो, एफटीए जो हो उस पर प्रगति देखने को मिले। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है।
अब आगामी बैठकें भी होने वाली हैं, आगामी बैठकों पर भी नजर डाल लीजिए। तो देखिए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्रुसेल्स में ईयू व्यापार आयुक्त मारोस शेफकोविक से मुलाकात कर रहे हैं। वर्तमान संदर्भ, अभी मौजूदा समय की बात करें। फिर नवंबर में आप देखिए 2025 में विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इंडो पैसिफिक फोरम जो कि ब्रुसेल्स में उसकी बैठक होगी, वहां पर वो जाएंगे। इसी तरह से दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आप देखेंगे ईयू की उच्च प्रतिनिधि जो है काया कैलाश, वो भारत आएंगी। इसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन जब होगा दक्षिण अफ्रीका में नवंबर 2025 में, वहां भी दोनों ही नेताओं की मुलाकात होगी, यानी भारत के और यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं की मुलाकात होगी। तो यूरोपियन यूनियन का मौजूदा जो इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए ही इस मुख्य अतिथि के हम समारोह में बतौर मुख्य अतिथि इनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्य अतिथि को आमंत्रित करना सिर्फ यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे का निहितार्थ भी होता है। अब बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र दिवस समारोह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन हमारे भारत का जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू हुआ था। अब देखिए, गणतंत्र दिवस को मनाए जाने का जो इतिहास है वो भी थोड़ा सा पुराना है। इस दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तित हुआ था और इसी दिन क्या होता है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन क्या होता है, ध्वजारोहण होता है, यानी कि ध्वज नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, फिर उसको ध्वजारोहण कहते हैं। और वो कौन करता है? पीएम करता है। और यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति पहले से वो ध्वज जो होता है वो बंधा हुआ होता है, उसको फहराने का काम किया जाता है। तो दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पर इसका इतिहास कब शुरू होता है? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था और वहीं पर लाहौर अधिवेशन में ही एक प्रस्ताव पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव उसको कहते हैं। कब पारित किया गया था? दिसंबर 1929 में। अब लाहौर अधिवेशन से ही इसकी शुरुआत होती है, पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ और उसके बाद वो फिर से 26 जनवरी 1930 को ये डिसाइड हुआ कि इसी दिन इस तिथि को मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी जो 1930 है वो तिथि इंपॉर्टेंट हो गई। तो 26 जनवरी की जो तिथि है वो यहीं से आई है, यानी कि प्रस्ताव जरूर लाहौर अधिवेशन में आया और तय हुई 26 जनवरी 1930 से ये तिथि, और वो फिर से 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 तक, यानी कि जब तक भारत आजाद हुआ तब तक ये तिथि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाई जा रही थी। फिर से जब हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता के बाद इसी तिथि का चुनाव किया गया, भारत का जब संविधान लागू हुआ तो बतौर गणतंत्र दिवस मनाए जाने के उपलक्ष्य में। साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि भारत का जो गणतंत्र दिवस है इस दिन किस चीज का प्रतीक है? तो गणतंत्र दिवस इस बात का प्रतीक है कि हम उपनिवेश से एक संप्रभु गणराज्य बने, यानी कि हमारा अपना संविधान हुआ, हमारी अपनी संप्रभुता हुई। और इसी के विपरीत अगर स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो वो किसका प्रतीक है? तो एक उपनिवेश से हम पूरी तरह से जो सत्ता है अपने पास ले आए, यानी कि एक उपनिवेश के शासन से मुक्त होने का स्वतंत्रता दिवस प्रतीक है और गणतंत्र दिवस एक पूर्ण संप्रभु राज्य के रूप में तब्दील होने का प्रतीक है। तो ये है गणतंत्र दिवस की इंपॉर्टेंस। और अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और इसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। तो अभ्यास प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के कौन से दो नेता भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे? विकल्प आपके सामने है, चार्ल्स मिशेल और एंजेला मर्केल। विकल्प बी है उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। विकल्प सी है इमैनुअल मैक्रों और जॉर्जिया मेलोनी। और विकल्प डी है ओलाफ शॉल्ज और मारोस शेफकोविक। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।